तो देखो, मैं पास आईएएस बना हूँ 6ठे अटेम्प्ट में, ठीक है। तो 2016 से मैंने एग्जाम देना शुरू किया। 16 का प्री दिया, प्री पास हुआ, मेंस दिया, मेंस में फेल हो गया। 17 का एग्जाम दिया, 17 का मेंस पास हुआ, इंटरव्यू दिया, फिर 3 नंबर से फेल हुआ। फिर 18 का एग्जाम दिया, फिर इंटरव्यू दिया, फिर 8 नंबर से फेल हुआ। फिर 19 के एग्जाम में मैं आईपीएस बना। इसके साथ ही यूपी पीसीएस का एग्जाम दिया था, मैं यूपी से ही हूँ, तो उसमें मैं एसडीएम बना। 2020 में मैं आईपीएस और एसडीएम दोनों बन गया। 21 वाले एग्जाम में मैंने फिर से दिया आईपीएस से, छुट्टी ईएल होता है, 1 साल की छुट्टी लेके, तो वो एग्जाम दिया, उसमें मैं फिर से 9 नंबर से फेल हुआ। फिर 20 वाला एग्जाम हो गया, 21 वाले एग्जाम में मैं आईएएस बना 2022 में। अभी मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो बेसिकली मतलब प्रीलिम्स की तैयारी में आप सबके जो भी डाउट्स हैं, तो पहले मैं कोशिश करता हूं कि अपना कुछ बता दूं कि कैसे मैं तैयारी करता था। तो मेरे तैयारी का जो मेन पैटर्न था कि अपने कुछ जो लाइक अगर आपको पॉलिटी अच्छा लगता है, मतलब कुछ सब्जेक्ट देख लीजिए जहां से सवाल आते ही आते हैं। लाइक पॉलिटी से सवाल आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल आते हैं जो किए जा सकते हैं, लाइक एंशिएंट मिडिवल से भी सवाल आते हैं, पर कुछ सवाल उसमें बहुत टफ होते हैं। तो वो जरूरी नहीं है कि आप अटेम्प्ट करें और सही अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री के अधिकांश सवाल ऐसे आएंगे जो आप अच्छे से तैयारी करके जाएंगे तो उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटी के भी जो भी सवाल आएंगे 15-20, उसमें भी अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो वो उनमें से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के आपके सही जाएंगे। ऐसे ही इन्वायरमेंट में भी काफी 60-70% सवाल ऐसे आते हैं जो आपकी रेंज में होंगे। अगर आपकी तैयारी बेहतर है इन्वायरमेंट इकोलॉजी की, तो आप उसमें बेहतर स्कोर कर सकते हैं। इसी तरह से जो कॉन्सेप्चुअल सवाल होते हैं इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी में, वहां अगर आपने तैयारी बेहतर तरीके से की है, आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, तो उन सवालों में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इससे सीखने को यह मिलता है कि अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी बहुत अच्छी है, कंसेप्ट एकदम क्लियर है, किसी जो भी आप पढ़ रहे हैं, तैयारी अपने अच्छे से की है, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप जो कंसेप्चुअल सवाल आने वाले हैं वहां गलती नहीं होगी आपकी। इतने, क्योंकि आजकल जो कट ऑफ जा रही है 100 से कम जा रही है, मतलब आपको अल्टीमेटली 50 क्वेश्चन सही करने हैं 100 में से। तो आप देखेंगे कि जो 100 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उसमें से एकदम किताब से जो क्वेश्चन उठ के आएंगे, वैसे मुश्किल से 30 ही आते हैं। और 30 भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात, जो आपको आते होंगे कि आपने पढ़ा है, सीधे सीधे हो जाएंगे। और बाकी जो 70 क्वेश्चन आने वाले हैं, उन पे आपको अपना गैस काम करना है, एलिमिनेशन टेक्निक लगानी है, उसके माध्यम से आप उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो जो आपके जो 30 क्वेश्चन है उधर, वो 30 क्वेश्चन कैसे आप एग्जैक्टली सही कर पाए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपने जैसे ही कर दिया तो आपके क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बाकी 70 क्वेश्चन में से क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया, उसमें 4-5 ऑप्शन आते हैं या स्टेटमेंट आते हैं, कुछ आपको पता होते हैं, कुछ नहीं पता होते हैं। तो वहां आप एलिमिनेशन टेक्निक लगाना शुरू करते हैं, कुछ एलिमिनेट कर देते हैं, कुछ जो आपने पढ़ा हुआ कि हाँ किसी में ओनली आ गया, केवल आ गया, तो इसको गलत कर देते हैं। ऐसे कर करके ये चीजें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। उसका वो 70 क्वेश्चनों में ऐसे जाना है। लगभग 90 सवाल करने वाले हैं, आप सबको 90 सवाल करने हैं, कोशिश करना है लगभग 90 के आसपास सवाल करें। तो जब 90 सवाल करोगे तो आपके पास 60 क्वेश्चन और हैं। 30 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो आपको आते हो, बाकी 60 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिन पे आप कुछ ना कुछ आपको आता है, तो पूरी तरह से नहीं आते थे। तो उनमें जब आप अपना गैस लगाओगे, एलिमिनेशन करोगे, तो आराम से आपके 30-40 सवाल सही हो सकते हैं। 30 सवाल भी सही हुए, 30 गलत हो गए, तो 60 सही हो जाएंगे, 30 गलत हो जाएंगे, 50 से ऊपर आपके मार्क्स हो जाएंगे। तो ये मैंने अभी बताया कि जो बेसिक सवाल है ना, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, तो ये ऐसे सवाल है ना जो इनमें कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी चाहिए आपको। तो यही वो सवाल है कि पॉलिटी है, लक्ष्मीकांत आप या जो भी पढ़ रहे हो उसको बार बार रिवाइज करोगे और आपकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप उन सवालों को सही कर दोगे। तो अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी बहुत अच्छी है तो आप सब सवाल सही करोगे। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ कंसेप्चुअल क्लियरिटी अच्छी चाहिए, तो बेसिक सवाल आएंगे। करंट के अभी करंट का था, तो जो बेसिक सवाल आने वाले हैं वहां कंसेप्चुअल क्लियरिटी अच्छी है तो सवाल सही होंगे। अब बात आती है कि वो कैसे आए।
तो आप बार बार उसको रिवाइज करिए। जो भी आपकी बुक है, पॉलिटी पर लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो तो लक्ष्मीकांत रिवाइज करिए, या किसी कोचिंग का नोट्स पढ़ रहे हो तो उसको बार बार रिवाइज करिए। तो बार बार रिवाइज करोगे इसके जब तो आपकी कंसेप्ट क्लियर होने लगे। अब दूसरी बात आती है कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन का डिमांड कर रही है। तो यूपीएससी के आपको शुरू करना पड़ेगा पुराने साल के पेपर देखना। तो जब आप पुराने साल के पेपर देखोगे तब आपको पता पड़ेगा कि मैंने जो पढ़ा है वो क्या, मतलब उससे मेरे पुराने साल के पेपर सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। अगर वो नहीं हो रहे हैं यानी कि आपने जिस तरीके से पढ़ाई की है वो गलत थी। तो यही आपको चेंज करना होता है। जैसे आप पढ़ोगे तो पुराने साल के पेपर बिना देखे आप ज्यादा पढ़ते हो और वहीं आप पीछे रह जाते हो। तो आप जब पुराने साल के पेपर देखिए, फिर दोबारा देखिए कि हमने जो पढ़ाई की सही की, फिर उनको अच्छे से एनालाइज कीजिए कि उनके आंसर क्या है और क्या हमसे गलतियां हो रही हैं। फिर दोबारा उसी डायरेक्शन में अपने फिर से रिवीजन करना शुरू कीजिए। जब ऐसे करते करते आपको ये भी पता पड़ जाएगा क्या पढ़ना है, कहाँ कौन सी चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सी नहीं है। मैपिंग ऑफ करंट अफेयर का मैपिंग पार्ट ऑफ करंट मैपिंग बेसिकली ऐसा होता है जनरली जो चीजें करंट में नहीं होती है ना, लाइक आईआर के पोर्शन में जो भी चीज करंट में रहता है, मिडिल ईस्ट हमेशा करंट में रहता है, या टर्की में या भूकंप आ गया, टर्की रशिया यूक्रेन का वार चल रहा है, तो वो सब अब करंट में है, ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वहां से रिलेटेड जो मैपिंग है ना, वो ज्यादा चांस है कि वहां से रिलेटेड कुछ आ जाए। तो वहां की जो मैपिंग का पोर्शन है ना, आपका ज्यादा अच्छा तैयार होना चाहिए। बाकी जगह थोड़ा थोड़ा तैयार हो चलेगा, पर इन जगह का कुछ ज्यादा अच्छे से तैयार होना चाहिए। इंडियन मैपिंग वगैरह आती है तो उसके पुराने साल के पेपर देखिए कि कैसे क्वेश्चन आए अभी तक, लाइक रिवर्स क्या आ रहे हैं, कुछ पर्वत वगैरह क्या आ रहे हैं, तो उनको अच्छे से कर लीजिए। मतलब जितना अच्छे से कर लोगे उतना अच्छा है। और दूसरा क्वेश्चन करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए अभी लगभग कितने सवाल आ जाते होंगे, 20 के आसपास सवाल आ जाते हैं। तो 20 सवाल आ रहे हैं और आपके पास करंट अफेयर के लिए पढ़ने के लिए जो भी मैगजीन आप फॉलो कर रहे हैं तो उसको आप अच्छे से। अब प्रॉब्लम क्या है, आपको ये नहीं पता होता है कि जो करंट की मैगजीन, एक तो मोटी मोटी मैगजीन आती है, आपको ये नहीं पता कि उसमें पढ़ना क्या है ना। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है जो पढ़नी चाहिए हमको, आपको ये नहीं पता। और जब ये नहीं पता तो आप कुछ भी पढ़ते रहोगे, टाइम वेस्ट होगा और कुछ निकलेगा नहीं। तो आपको ये चीज सीखनी होगी कि करंट की मैगजीन में क्या इंपॉर्टेंट है जिस पर फोकस करूं और वो चीज जब पेपर में आएगी तो मैं सॉल्व कर पाऊंगा। तो उसके लिए जरूरी है कि आप थोड़ा सा फिर से पुराने साल के पेपर देखो कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं करंट के, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। थोड़ा सा एनालाइज करोगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि इस टॉपिक में से कोई करंट का टॉपिक आया है तो इसमें से काम की चीजें ये 4-5 ही चीज है। तो जब 4-5 ही चीज काम की लगेंगी तो आप उसको बार बार उसी चीज को रिवाइज करो करंट में, क्योंकि प्रीलिम्स में वही काम देने वाली है। और ऐसा बहुत बार होता है कि आप तो अनावश्यक रूप से पढ़ते जाओगे ना तो वो काम नहीं आएगा। वही पढ़ना है जिस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी करंट का सवाल आएगा, लाइक 2 स्टेटमेंट दिए उन्होंने, तो एक स्टेटमेंट में कुछ बोल देंगे कि ये किस मंत्रालय से संबंधित है। तो आप जब भी कुछ पढ़ो तो देख लो ना कि किस मंत्रालय से संबंधित है, वो ज्यादा याद करो, ना कि फालतू चीजें याद नहीं करनी है। तो कई बार ऐसा आता है करंट की चीज कुछ आया, उसमें कुछ डाटा फैक्ट यूपीएससी डाल दिया एक स्टेटमेंट में, यूपीएससी उस स्टेटमेंट को गलत ही डालती, डाटा गलत कर देगी तो हमको गलत करना है। जब आप पुराने साल के पेपर देखोगे, उसको एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी डाटा के साथ खेल करती है, डाटा डालेगी तो गलत डाल देगी। तो आपको क्या करना है, जब पुराने साल के पेपर देखोगे तो यही देखना है कि यूपीएससी कहाँ खेल कर रही है। तो जब आप ये पहचान जाओगे तो जब करंट की मैगजीन में वो टॉपिक पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ भाई कुछ ऐसा है, इस पर ध्यान रखना है। यूपीएससी कुछ आगे पीछे करके स्टेटमेंट बना सकती है, तो बस उतना ध्यान रखिए। पूरा टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें 4-5 लाइन ही काम की आएंगी, वो बस याद रखनी है, उस पर बार बार रिवाइज कर लेना। तो इन्वायरमेंट में एक काम ये करना है कि जो बेसिक बुक है, जो दृष्टि की है, और कोई बुक भी नहीं है, तो दृष्टि की बुक जो बुक है उसको पढ़ लेना अच्छे से। बेसिक्स वहां से क्लियर हो गए। अब बात आती है, चूंकि इन्वायरमेंट में ज्यादातर सवाल आते हैं करंट से रिलेटेड, कुछ ना कुछ करंट से रिलेटेड होता है, तो सारे सवाल तो हल होने भी नहीं है वहां पे। 20 सवाल आ भी गए तो ऐसा ये नहीं कि 20 के 20 हमें आते होंगे,
ये तो संभव ही नहीं है। आपको अच्छे से तो वैसे भी 100 में से 30 सवाल आने वाले हैं, तो 20 सवाल जो आ गए इन मोमेंट से, तो उसमें से मान लो 12-13 सवाल आपकी क्या होने चाहिए कि आप उनको हल सॉल्व कर सकते हो। तो 20 के 20 तो करने, मतलब ये भी नहीं सोचना कि 20 के 20 आ ही जाए, बाकी ऐसा सोचना है कि 10-12 सवाल हमको आते हो, बाकी 3-4 सवालों का एलिमिनेशन वगैरह लगा के गैस मारना है, बाकी 1-2 सवाल छूट भी जाए तो दिक्कत नहीं है। तो प्रॉब्लम, तो इनकी प्रॉब्लम जो है वो उसमें एक तो पहले बुक पढ़ना है अच्छे से, बुक में कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो जाएगी, उसके बाद आपको आना है करंट की मैगजीन पर। तो करंट की मैगजीन जब पढ़ोगे तो जो अब एक मैगजीन कोई फॉलो करनी है करंट के लिए, जिसमें जो भी चर्चा में रहा है उस समय इन्वायरमेंट में, उस पर ध्यान से उसको बार बार रिवाइज नहीं करोगे दिक्कत है। आजकल इन्वायरमेंट में हो सकता है कोई एक टर्म पूछ लिया, उसके बारे में पूछ लिया, तो ये ध्यान रखना है कि करंट की मैगजीन पढ़ते समय कि पुराने साल में कैसा पैटर्न रहा है पूछने का यूपीएससी का। तो जब भी कुछ टॉपिक पढ़ रहे हो ना, तो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करिए कि कोई टर्म आया तो किससे रिलेटेड बस उतना पढ़िए, बाकी छोड़ दिए, तो मैगजीन बहुत जल्दी कवर हो जाएगी और उसको जितने बार रिवाइज करोगे उतना अच्छा है। और साइंस टेक का जो डाउट है, तो साइंस टेक में जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं, तो आजकल जो यूपीएससी पूछती है वो जनरली टेक्नोलॉजी पे पूछती है। बेसिक साइंस पे सवाल कम आते थे, थोड़ा बहुत बढ़ा रहे हैं आजकल, तो हो सकता है कि कभी टेक्नोलॉजी के तो ज्यादा आती है, पर बेसिक साइंस हो सकता है कभी 1-2 सवाल ही आए, कभी 5-6 सवाल आ जाए। तो जो 5-6 सवाल आते हैं वो जनरली बेसिक सवाल होते हैं, और हो सकता है कि आपकी बेसिक साइंस उतनी अच्छी ना हो, या फिर आपने तैयारी कर ली पर उसमें से सारे ना होने पर कुछ बन जाएंगे। पर जो टेक्नोलॉजी के सवाल है ना, वहां पर वो आपके रेंज में होते हैं। तो टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बेसिक टेक्नोलॉजी के लाइक जो भी आपने पढ़ा है, क्लास में पढ़ा है या फिर नोट्स में पढ़ा है, तो आपको पता है कि ये टेक्नोलॉजी मेनली इन पे क्वेश्चन आने वाले हैं। बात अब ये आती है सबसे इम्पोर्टेंट कि करंट में चर्चा में क्या रहने वाला है। तो करंट में जो चीज चर्चा में है उससे रिलेटेड ज्यादा अच्छे से तैयारी करनी है। लाइक करंट में आजकल मेटावर्स चर्चा में आ गया है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है, तो पता होना चाहिए कि क्या है, उससे रिलेटेड सवाल कैसा भी आ जाए वो आप सॉल्व करने की स्थिति में होनी चाहिए। अगर आपने इस तरह से पढ़ाई की, मेटावर्स पढ़ लिया, कुछ मैगजीन में दिया होता है पर समझ में नहीं आया, तो वहां पे यूपीएससी में ऐसे ऑप्शन बनाती है वो कि आपको ऑप्शन ही समझ में नहीं आएंगे। तो आपको पढ़ाई इस तरह से करनी है कि समझ में आ जाए मेटावर्स क्या है, ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है, तो ताकि उस सवाल को सॉल्व कर सकें। अब एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दिक्कत ये भी है कि ओपन एंडेड सवाल होते हैं। पहले क्या होता था, वो पूछ लेते थे एप्लीकेशन बताइए कि किसी भी टेक्नोलॉजी के, नैनो टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन किस किस फील्ड में हो सकते हैं। तो लोगों ने एक सॉल्यूशन निकाला था कि सारे ऑप्शन को टिक कर दो, डी यूपीएससी आंसर मानेगी, इसमें सभी सही होंगे। अब यूपीएससी ने भी थोड़ा खेलना शुरू कर दिया। तो यूपीएससी अभी पिछले 1-2 साल में ऐसा हुआ है कि वो सारे के सारे जो सही करते थे ना, वो गलत होने लगे। पहले लोग सब पे डी मार देते थे कि हाँ सबका इस नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग सब में किया जा सकता है, सब कुछ मार दिया, डी आंसर लगा दिया, सही हो जाता था। अभी यूपीएससी खेलने लगी है, तो अब थोड़ा सा और चैलेंजिंग हो गया, इसलिए कट ऑफ भी नीचे गिर रही है, तो उतना तनाव लेने की जरूरत नहीं है। एक सवाल ये है कि जो एलिमिनेशन टेक्निक से सवाल करने हैं, उसको कैसे किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा सही हो। तो देखो, मतलब जब मैं बोला ना 30 सवाल ही ऐसे आएंगे जो आपको आते होंगे, बाकी जो आपने पढ़ा है ना वो नॉलेज बहुत काम आने वाली है आपकी। उससे भले ही वो पूरा सवाल सॉल्व नहीं होगा, पर उससे 1-2 स्टेटमेंट ऐसे पता पड़ जाएंगे तो 100% पता होगा ये गलत है या एक सही है। तो जो पता होता है ना ये गलत है, तो नीचे जो ऑप्शन आते हैं कि 1, 2, 1, 3, 4, तो ऐसे अगर आपको एक पता है तो हो सकता है उसमें कई बार ना एक से ही सवाल सॉल्व हो जाता है, क्योंकि आपकी नॉलेज है। वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको लगेगा क्वेश्चन बहुत हार्ड है और आपने चारों देखे, उसमें बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा, छोड़ देते हैं। पर जब चारों स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें ऐसा हो सकता है कि एक स्टेटमेंट बहुत सरल हो, या ऐसा एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने कि जो गलती है। तो तरीके क्या होते हैं कि कई बार ना एक्सट्रीम स्टेटमेंट देती है यूपीएससी बहुत सारे, तो जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं वो जनरली गलती होंगे। तो एक्सट्रीम में क्या होता है कि यूपीएससी का भी बोल देगी ड्रास्टिकली बढ़ता है या ड्रास्टिकली घटता है, या बोल देगी कि जीडीपी भारत की 2010 से लगातार बढ़ रही है या लगातार घट रही है। ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ गए। तो ऐसे जब आप यूपीएससी पुराने सब क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी ऐसे स्टेटमेंट में कैसे आपको बेवकूफ बना रही है। मतलब बहुत सरल है पर
आप आसानी से कर सकते थे, पर आपने बस केयरफुली नहीं पढ़ा और आपने सोचा कि सही है, जबकि वो एक्सट्रीम वर्ड का यूज करके उसको उन्हें पता है कि गलत है। तो आप ध्यान से देखोगे तो एक्सट्रीम वर्ड का जहां जहां यूज है वो गलत होते हैं स्टेटमेंट, तो आप एलिमिनेट कर दो कि ये तो गलत है। कई सवाल ऐसे, कई स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जिसमें बोलेंगे केवल, तो केवल वाला हो सकता है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कि उसकी गलत होगा, ओनली इफ या ऐसा कुछ सवाल है तो उसमें गलत होने की चांस ज्यादा। तो वो कई में ऐसा स्टेटमेंट देंगे कि उसमें सभी लिखा हुआ कि सारे के सारे ऐसे होते हैं, तो वो एलिमिनेट कर सकते हो। कई में ऐसा होता है कि बताते हैं कि ये हो सकता है, तो ये ज्यादा चांसेस सही हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है मतलब ऐसा होने की चांस है। तो ऐसे स्टेटमेंट जनरली यूपीएससी सही होते हो। तो ऐसे करके जब आप पुराने साल के पेपर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन से स्टेटमेंट यूपीएससी जनरली गलत पूछती है, कौन से सही पूछती है। तो जो ऐसे ही करना है कि जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गए या जैसे जो एलिमिनेट करने वाले स्टेटमेंट है उनको ध्यान से एक बार पुराने साल के पेपरों में एनालाइज करिए, तो जब आपके पेपर में आएंगे तो उनको एलिमिनेट कर दीजिए। आपको वो स्टेटमेंट आते नहीं है, उसके बारे में जानकारी नहीं है, पर आपने पुराने साल के पेपर अच्छे से एनालाइज किए, उसके दम पे आप उनको सॉल्व कर सकते हो। गैस करना है, मतलब आपको आता नहीं है पर गैस करना ही पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी में ऑप्शन नहीं है। 90 सवाल करने पड़ेंगे, 90 सवाल आते नहीं है। तो और ये बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि आपके सवाल सही होंगे। 50% ज्यादा प्रोबेबिलिटी कि आप ऐसे अगर 20-30 सवाल करके आओगे तो 10-15 सवाल सही हो जाएंगे। आप हमेशा पॉजिटिव में रहने वाले हो। कई बार आपको 4 स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट का पता पड़ जाएगा, तो आप आराम से जो गैस है 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 2 में से लगा के आइए, 50% प्रोबेबिलिटी कि आप सही जाओगे। तो डरना बिल्कुल नहीं है ऑप्शन टिक करने से पहले कि लगाएं या ना लगाएं, एकदम बिंदास होकर बिना डरे लगा देना है एक पे टिक। तो जो केवल जो अभी इनका सवाल है कि अब यूपीएससी ने थोड़ा सा और खेलना शुरू कर दिया है। पहले यूपीएससी कुछ मैचिंग करती थी या कि ऐसे पूछती थी केवल एक 2 1 2 3 ऑप्शन। अब बोलते हैं कि 1 सही, 2 सही, 3 सही या 4 सही, ऐसे करके ऑप्शन आने लगे। ये वाला अटेम्प्ट मैंने नहीं दिया था, ये लेटेस्ट अटेम्प्ट है। तो अब इसमें क्या है, लोग यूपीएससी के ध्यान रखना हमेशा, यूपीएससी हमेशा कुछ ना कुछ नया करेगी। प्रीलिम्स में भी नया करेगी, कुछ सीसेट वाले पेपर में भी नया करेगी। तो कुछ ना कुछ नया आने वाला है। पेपर या टफ आ सकता है या सरल आ सकता है या करंट कुछ ज्यादा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ नया होगा। तो उसी नया का एक परिणाम था कि ऐसा कुछ पूछना। लाइक पहले क्या साइंस टेक में पहले डी मारते थे, डी हटा दिया उसमें कि नहीं ये वाला नहीं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, उन्होंने आंसर चेंज कर दिया। तो कुछ ना कुछ नया होने वाला है। तो अब इसमें क्या है ना, तो उसके पुराने साल के मैंने एग्जैक्टली नहीं देखे हैं, पर ये पता है, ये ध्यान रखना कि उसके पुराने साल के पेपर देखना जो पिछले साल का है, उसमें देखना कि सबके आंसर कितने, क्या आंसर था, केवल 2 आंसर था ना। तो बस ऐसे ही खेलना होता है। केवल 2 की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी। 6 सवाल आए, इसमें 4 सवालों का आंसर केवल 2 था। तो आपको जब आपके सामने आएगा तो आप केवल बिना पढ़े केवल 2 लगा के आओगे, आप पॉजिटिव में रहने वाले हो। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो खेल के आओ। डर के नहीं बनना है, ना होना है। उनका सवाल है कि 84 डेज ही बचे हुए हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो बेसिकली देखो, आपने जो चीजें बेसिक बुक्स वगैरह पढ़ रखा होगा सारा, तो आपको करना क्या है कि आपको बार बार वही रिवाइज करना है जो आपने पहले से पढ़ रखा है। आप ये मत करना कि नहीं ये वाला सोर्स खराब था, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है तो इसको रिवाइज करते हैं, इसमें ज्यादा नंबर आएंगे। ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। जो आप लोग सब रिवाइज करते आए हो ना, लाइक पॉलिटी में अगर लक्ष्मीकांत पढ़ते आए हो या पॉलिटी में विजन का नोट्स पढ़ते आओ या दृष्टि का नोट्स पढ़ते आओ, वही पढ़ते रहना, एक ही सोर्स को बार बार रिवाइज करना। तो ऐसी हर सब्जेक्ट में जो आपने पढ़ा है, हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम पढ़िए ना, तो स्पेक्ट्रम पर ही टिके रहना है। कोई नई ये वाला नोट्स पढ़ लेते हैं, इस कोचिंग का नोट्स पढ़ लेते हो, नहीं। स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो तो स्पेक्ट्रम ही पढ़ो, किसी कोचिंग का नोट्स पढ़ रहे हो तो उस कोचिंग का ही नोट्स पढ़ो। तो इससे क्या है ना, तैयारी में सोर्स जो बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना, उससे बच जाओगे। तो आप जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपका सवाल सही होगा। तो दूसरा इनका सवाल है कि टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। अगर आपको एग्जाम हॉल में प्रेशर फील होता है
तो उस प्रेशर से बचने के लिए एक बार तरीका है कि टेस्ट सीरीज सॉल्व करें। रूम पे बैठ के भी टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके भी लगा सकते हैं, और बिल्कुल भी प्रेशर फील नहीं होता है तो बिना टेस्ट सीरीज मैं टेस्ट सीरीज लगाता ही नहीं था। पूरे प्रीलिम्स से पहले 1-2 पेपर सॉल्व करके आता था, 2-3 कर लेता था बस। तो वो डिपेंड करता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इसलिए आई रहता था, मैं कभी प्रीलिम्स में फेल नहीं हुआ। मैंने 2016 में दिया, उसमें पास हुआ। मैं 17 से इंटरव्यू दे रहा था, 17 में इंटरव्यू दिया, एक 2 महीने का वक्त मिलता उसमें प्रीलिम्स के लिए। मेरे पास टेस्ट लगाने का बहुत ज़्यादा स्कोप भी नहीं था। पुराना रिवाइज करो, 1-2 टेस्ट लगाओ, चले जाओ। कॉन्फिडेंट रहोगे तो फायदे में रहोगे। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, डर डर के ऑप्शन टिक करने वाले हो, तो आपको बहुत नुकसान होने वाला है। वो ऑप्शन गलत होने की संभावना है। तो जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा उतना फायदा है। अभी तो आजकल सी सेट का पेपर भी टफ आने लगा है, तो सी सेट में भी लोगों का कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है। तो सी सेट अब कॉन्फिडेंस डाउन रहेगा तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप गलत सवाल करने वाले हो। तो कैसे भी करके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, चाहे वो टेस्ट सीरीज सॉल्व करके ही क्यों ना बढ़ाना पड़े। तो टेस्ट, अगर आपके टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा और मेहनत करें, और रिवाइज करें, और पुराने साल के पेपरों को एनालाइज करें और अपने नंबरों को बढ़ाने का प्रयास करें। जैसे ही नंबर बढ़ने लगेंगे आपका कॉन्फिडेंस रिगेन होगा, उसका एग्जाम हॉल में बहुत फायदा होने वाला है। अदरवाइज अगर एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंट होते नहीं गए तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी के फेल हो जाओगे। कॉन्फिडेंस में कभी कमी नहीं करनी, बीएससी पे ज़्यादा फोकस करिए। और पीसीएस का एग्जाम 1-2 दिन पढ़ के, कुछ घटना चक्र वगैरह कुछ ऐसा आता है उसमें कि थोड़ा सा उससे लग जाता है, पॉपुलेशन से रिलेटेड सवाल आते हैं जहाँ से सही होने की संभावना ज़्यादा है, या कुछ घटना चक्र के यूपी से रिलेटेड सवाल है। 1-2 दिन पढ़िए अच्छे से और उसके लिए दे आइए, जितना सही होगा हो जाएगा।